Okay, part 2 of the approach to sudden painless loss of vision and RIPD. पार्ट 1 में जब भी पेशेंट इन कंप्लेन के साथ आता है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होते हैं, इनके रिस्क फैक्टर्स, साइंस और सिम्टम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब इसमें सिर्फ हमने इनकी इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है और ट्रीटमेंट क्या करानी है। ये याद रखना है, डायग्नोसिस में हम साइंस यानी कि एग्जामिनेशन फाइंडिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों चीज़ों को रखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है। आर्टरी ओक्लूजन के लिए सबसे पहला जो आपने टेस्ट कराना है वो है फंडस फ्लोरिसीन एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जब भी आप कराएंगे, आर्टरी चूँकि ब्लॉक है तो आगे फर्दर हमारे पास कोई भी जो फ्लोरिसीन डाई होगा वो फर्दर नहीं जाएगा, तो आपको नॉन परफ्यूजन एरियाज मिलेंगे, ये फाइंडिंग होगी। ओसीटी ओकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये हम जो है एडिमा या रेटिना के अंदर जो होता है उसकी लोकलाइजेशन के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। फॉर सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन first is same fundus fluorescein angiography, then we do OCT. OCT is more important for vein occlusion क्योंकि यहाँ पे जो नॉन इस्कीमिक पार्ट होता है उसमें एक्स्ट्रा जो वास्कुलर फ्लूइड लीकेज है वो ज़्यादा होती है और हेमरेज भी ज़्यादा होते हैं। फंडस फ्लोरिसीन एंजियोग्राफी के ऊपर अगर आपको नॉन परफ्यूजन एरिया मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ये इस्कीमिक CRVO है। अगर हमारे पास परफ्यूजन एरिया प्लस एक्स्ट्रावेजेशन आपको मिलती है, एक्स्ट्रावेजेशन लीकेज, ये कैसे होती है? कोई क्योंकि वेन जो है वो हमारे पास उनमें से लीकेज होती है काफ़ी ज़्यादा और जो ब्लड होता है ये फ्लूइड एक्स्ट्रा लीक करके जा रहा था, तो फ्लोरिसीन डाई भी जो है वो आपको बाहर जाएगा। ये हमारे पास नॉन इस्कीमिक में होगा और ये इस्कीमिक में होगा। OCT सेम वही हमारे पास एसेस करने के लिए एडिमा स्टेटस को, ताकि मैक्यूलोपैथी से प्रिवेंट किया जा सके। रेटिनल डिटैचमेंट के लिए आप मेनली एग्जामिनेशन ही कराते हो, फंडोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बी स्कैन, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ द डिटैचमेंट। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस में चूँकि उसमें इन्फेक्शन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस काज होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसकी हमारे पास जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, सो वी गो फॉर MRI। MRI के ऊपर जो आपको पैरावेंट्रिकुलर रीजन होता है, पैरावेंट्रिकुलर रीजन, उसमें आपको प्लैक्स मिलते हैं। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ लाजमी ये वाली इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। उसके बाद टू रूल आउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर हम इन्फेक्शन के लिए CBC, ESR करवा सकते हैं। वायरल या बैक्टीरियल काज होते हैं तो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट। ऑप्टिक न्यूराइटिस में नर्व डैमेज होती है तो हमारे पास विजुअल एवोक पोटेंशियल आप चेक करते हैं, वो एबनॉर्मल आपको मिलता है। उसके बाद हमारे पास पेरीमीट्री, ऑटोमेटेड पेरीमीट्री कराते हैं। पेरीमीट्री के ऊपर आपको सेंट्रल स्कोटोमा मिलता है, सेंट्रल स्कोटोमा। ये आपकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। देन लास्ट इज ट्रीटमेंट, हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट। फॉर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन सबसे पहले हम जो करते हैं वो है डिसलॉजमेंट ऑफ एम्बुलस, प्लस हमारे पास जो वेजोस्पैज्म है उसको हम रिलीव कराते हैं, वेजोस्पैज्म। इससे हमारे पास एक तो सर्कुलेशन उसको हम ख़त्म करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास ओकुलर मसाज, OM स्टैंड फॉर ओकुलर मसाज। मसाज करने से डिसलॉजमेंट हो सकती है, प्लस वी कैन गिव नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो पोटेंट वेजोडाइलेटर होते हैं, उससे भी हमारे पास वेजोस्पैज्म रिलीज होता है, प्लस ये डिसलॉजमेंट होती है। एंड थर्ड इज 5% कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 95% ऑक्सीजन इनहेल कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही ज़्यादा होता है तो आपकी वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है, तो ये हमारे पास वेजोस्पैज्म को रिलीव कराते हैं। नेक्स्ट हमने जो करना है दूसरा काम आर्टरी के लिए, वो IOP को डिक्रीज करना है, IOP को लोअर करना है। IOP को लोअर करने के लिए सबसे पहले एंटी ग्लोकोमल में आप एसीटाजोलामाइड को यूज़ करो, ये डिक्रीज कर देगी एक्वस प्रोडक्शन को। देन वी यूज़ मैनिटोल एज अ डायूरेटिक। थर्ड आप क्या यूज़ कर सकते हो? पैरासेंटीसिस। पैरासेंटीसिस से आप फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने तीसरा जो आपने करना है वो है आपने एडिमा को डिक्रीज करना है, एडिमा को डिक्रीज। टू डिक्रीज द एडिमा मिथाइल प्रेडनिसोलोन
ड्रग या स्टीरॉयड आप यूज़ कर सकते हो, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। लास्टली जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होगी वो है एम्बोलस जो बना है उसको आप ब्रेक कर दो बाय यूजिंग द लेज़र। तो आप क्या यूज़ करते हो, आपने करना है एम्बोलेक्टमी और एम्बोलाइसिस, एम्बोलेक्टोमी या एम्बोलाइसिस, और इसके लिए आपने यूज़ करनी है एंडी यैग एंड सिंपली लेज़र। अब आ जाती है वेन ओक्लूजन। सेकंड इज वेन ओक्लूजन। फॉर वेन ओक्लूजन, नॉन इस्कीमिक वेन ओक्लूजन है, मोस्टली आपके पास वहाँ पे लीकेज की वजह से इडीमा बन रहा है, तो आप ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शन इंट्राविट्रियल आप देते हो, ये हमारे पास इडीमा को डिक्रीज कर देगा। न्यू वेसल ना बने, जिससे जो कि CRVO में एक रिस्क फैक्टर होता है न्यू वैस्कुलराइजेशन ड्यू टू इस्कीमिया, तो आपने एंटी VEGF वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स को यूज़ करना है, वो हमारे पास न्यू वैस्कुलराइजेशन को डिक्रीज करती हैं। थर्ड, अगर इस्कीमिक है तो आप इनके साथ हमारे पास आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू वैस्कुलराइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बनी हुई होती हैं, तो एबनॉर्मल वेसल्स को डिस्ट्रॉय भी करना है बाय यूजिंग द PRP, पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। इसका मेन पर्पस होता है कि न्यू वेसल्स से जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं लाइक रूबियोसिस, आइराइडस, जिससे ग्लोकोमा होता है, उसको प्रिवेंट करना। देन वी हैव रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट में हमारे पास ये आपकी सेंसरी रेटिना है और यहाँ पे हमारे पास पिगमेंटेड रेटिना है, ये एक उसका पोर्शन है। इस तरह के बहुत सारे ब्रेक्स हमारे पास लिग्मेटोजेनेसिस में वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो है लोकलाइज ब्रेक्स। ये आप कैसे कर सकते हो, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से या गोल्डमैन 3 मिरर से उनको यूज़ करके आप जो है ना सारे ब्रेक्स को लोकलाइज करोगे। सेकंड, यहाँ इस ब्रेक से लीक होके विट्रस फ्लूइड आके यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ होगा इस जगह पे, तो आपने क्या करना है, अगर वहाँ पे सब रेटिनल फ्लूइड पड़ा हुआ है तो सेकंड पार्ट होगा आपने उसको ड्रेन करना है, ड्रेन द सब रेटिनल फ्लूइड। जब आप फ्लूइड को ड्रेन कर लोगे तो अब हमारे पास ये रेटिना ऐसे हो गई है। अभी भी यहाँ पे ब्रेक तो प्रेजेंट है, तो ये वहाँ से फ्लूइड आके दोबारा से एक्युमुलेट हो सकता है। तो आपने थर्ड पे ये करना है कि ये जो ब्रेक है इसको सील कर देना है। तो थर्ड स्टेप है आपका सील ऑल द ब्रेक्स। और सील आप कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग द फोटोकोगुलेशन और क्रायोथेरेपी। बट स्टिल ये सेंसरी रेटिना और पिगमेंटरी रेटिना आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको आपस में जोड़ना है वापस से, दैट इज नोन एज एपोजिशन। सो फोर्थ वन इज एपोजिशन, ये आपका फोर्थ स्टेप होना है। अब अगर हम बाहर से, इसके बाहर क्या होगी, कोरोइड, उसके बाहर स्क्लीरा। अगर बाहर से हम फोर्स लगाते हैं और इसको अपोज करते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल टेम्पोनेट। और यही काम अगर हम इंटरनली कोई ऐसा मटेरियल इंजेक्ट करते हैं जो अंदर से सेंसरी रेटिना को बाहर इसकी तरफ पिगमेंट्री की तरफ पुल करे, देन इट इज नोन एज इंटरनल टेम्पोनेट। फोर्स इंटरनली लग रही है। For external tamponade, the technique is scleral buckling. Internal tamponade में हम न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, न्यूमेटिक मीन सिंपली एयर इंजेक्ट करते हैं, रेटिनोपैक्सी, रेटिना आपस में जुड़ जाती है और इसमें जो गैस मोस्टली यूज होती है SF6 एटसेट्रा, ये गैस यूज होती है। Then finally, if we have the complicated case, then we do the only for complication पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी। पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी जो है ये हम इसमें विट्रस का थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर देते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन अगर हुई हो तो तब हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस।
ऑप्टिक न्यूराइटिस की मोस्टली नॉन स्पेसिफिक होती है ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन कॉज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करें, वायरल है तो उसको ट्रीट करना है। अगर कॉज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, तो फिर हमने सबसे पहले क्या करने हैं, इफ़ इट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो सबसे पहले आपने ये करना है IV स्टीरॉइड्स, मिथाइल प्रेडनिसोलोन देने हैं, ठीक है, IV स्टीरॉइड, देन फोलोड बाय ओरल प्रेडनिसोलोन or steroid. Second, we give the interferon beta 1, ये जिस उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करेगा, इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। देन वी गिव द विटामिन्स विच आर न्यूरोट्रोपिक मीन जो न्यूरॉन की ग्रोथ, क्योंकि डीमाइलिनेशन है तो उसको इन्हांस करते हैं, B6 एंड B12, और इस तरह इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी अप्रोच द केस ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। हम उसको ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन उसकी क्या करानी है।